हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के विषय हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जैसा कि मैं बता दूँ, यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। 22 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और 22 फरवरी को ही आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक समझ लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके से कहाँ से हमारे ज़्यादा वेटेज के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें मॉडल पेपर के द्वारा समझ में आ जाती है। मॉडल पेपर एक प्रारूप होता है कि इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र बनेगा। ठीक है, तो बोर्ड में आने वाला प्रश्न पत्र बिल्कुल इस तरीके का होगा। क्वेश्चन तो सेम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मॉडल पेपर के जैसे ही आ जाते हैं, सेम सेम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन तो सेम नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सारे विषय के मॉडल पेपर को हम लेकर के आएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपके पास मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, इस 3 घंटा 15 मिनट में केवल आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है और बाकी 3 घंटे आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, उसके बाद से पूर्णांक की बात करें, यानी कि इस प्रश्न पत्र में आपको नंबर कितने मिल सकते हैं, 70 नंबर मिल सकते हैं। पूरे पूरे 70 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरीके से कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पेपर में कुछ निर्देश लिखा हुआ आएगा। आपका पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, उसमें भी कुछ निर्देश लिखे होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ निर्देश हैं, उसको आपको सावधानी से पढ़ लेना है। सब सारे निर्देश को सावधानी से पढ़ना है और सबको फॉलो करना है। ठीक है, पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी जो 3 घंटा 15 मिनट है उसमें से जो 15 मिनट है वो केवल हमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। ठीक है, तो खंड अ खंड ब में 2 खंडों में विभाजित है पूरा आपका प्रश्न पत्र। ठीक है, उसके बाद से तीसरा निर्देश क्या है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, यानी खंड अ और खंड ब जो दोनों खंड हैं, उसमें से खंड अ में क्या है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, ओएमआर शीट भरना आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिछले साल भी आपका इसी तरीके से एग्जाम हुआ था। ओएमआर शीट पे आपको 20 नंबर का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा खंड अ में, उसको क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में गोला बनाना है, यानी कि काले पेन से क्या करना है, वहाँ पे भर देना है उस गोले को। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसके हिसाब से। अगला जो हमारे पास है, अगला हमारे पास निर्देश है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो हर एक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। पांचवा निर्देश है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक है, तो जब भी आप टिक लगा देते हैं, यानी ओएमआर शीट में जब भी आप टिक लगा देते हैं, काला कर देते हैं, काला करने के बाद से न तो उससे मिटाना है और न ही वाइटनर का प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर कट सकते हैं इससे। और देखिए, एक एक बात और बता दूं तो बहुत लोग होते हैं ओएमआर शीट पे पहला तो गोला बना देते हैं, उसमें एक और गोला बना देते हैं उस चारों ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी आपको उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया जाता है, उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाता है। अगला निर्देश, छठा निर्देश है आपके पास, प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे उन सभी प्रश्नों के आगे आपको मिल जाएगा कि वो कितने नंबर का प्रश्न है। इस सब को देखते हुए आपको उन प्रश्नों को जल्दी करना है जो प्रश्न आपको समझ में आते हैं, और उन प्रश्नों को जल्दी करने की कोशिश करना है जो प्रश्न ज़्यादा मार्क्स के हैं, ज़्यादा अंक के हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले हम खंड अ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद खंड ब को हम दूसरी वीडियो में कॉपी पे लिख करके आपको बताएंगे। ठीक है, खंड अ को हम सॉल्व कर लेते हैं। खंड अ जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न है और ये टोटल 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके पास इस तरीके से है और पहले प्रश्न के आगे आपको 1 नंबर दिया गया है, यानी कि अगर आप इस प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। फिर दूसरे प्रश्न को भी सही कर लेंगे तो ये भी 1 अंक देगा। इस तरीके से 20 प्रश्न में आपको 20 अंक मिल जाएंगे। बहुत आसानी से ये सारे अंक मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपके पूरे पूरे अंक यहाँ पे 20 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई काट नहीं सकता है आपका अंक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग के,
द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लांतर युग के। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्ल युग के। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय जो थे वो किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निबंध। ठीक है, तो निबंध विधा की रचना है। और चिंतामणि बता दें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, ये भी आप तैयार रखिएगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि किस लेखक ने लिखा है, यानी किस लेखक की रचना है। ठीक है, और ये निबंध विधा की रचना है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, गब्बन किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास, शुक्ल युग की समयावधि है। ऑप्शन दिया गया है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। ठीक है, इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। और इस तरीके से सारे आंसर को याद करते चलिए, क्योंकि मॉडल पेपर का एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, रेखा चित्र। ठीक है, तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, आत्मकथा है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन दिए गए द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रामधारी सिंह दिनकर का, हरिऔध का, हरिवंश राय बच्चन का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है, तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की और महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, यानी मॉडर्न पीरियड। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सन 1843 से अब तक। ठीक है, उसके बाद से दिया गया है 1643 से 1843 तक। फिर दिया गया है 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 1843 से अब तक। तो 1843 से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल में आता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मोतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन दिए गया है आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीति काल के कवि हैं। ठीक है, तो मोतीराम किस युग के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। अब यहाँ से व्याकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव है क्या है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है हास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 12 नंबर है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिसैड़ पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें मनों की बात कर रहा है, तो मन मनो जन जनों की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस जैसा कि मैं बता दूं, सुहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, ये जो भी आपके पास ये पोएम है, इस पोएम को अगर आप याद रखते हैं तो हो सकता है कि यही चीज़ फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, तो हर एक अलंकार के आपको एक उदाहरण याद कर लेते हैं, जिससे कि अगर प्रश्न में आए तो आप आसानी से बिना सोचे समझे टिक कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके पास, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिए गए 3 चरण होते हैं, 2 चरण, 4 चरण, 5 चरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग से आपका प्रश्न आएगा। इसमें आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग? उपसर्ग का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जिसका जो पहला अक्षर होता है, आगे का जो अक्षर होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है, तो उसमें हमें उपसर्ग बताना है। तो आकर्षण में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आ है। ठीक है,
ठीक है, तो आ उपसर्ग है आकर्षण में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद हैं। ठीक है, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 5 भेद, 6 भेद और 3 भेद। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न 17 नंबर है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप यानी संस्कृत भाषा में आंसू को अश्रु कहते हैं, तो उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अंशु रोना आँख, इसमें से ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर प्रश्न है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में यानी कि पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है। इसको अंग्रेजी में हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ध्यान से समझिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। प्रश्न संख्या 19 है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य में यानी ऑप्शन दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ताभ्यम शब्द का जब शब्द रूप आप याद रखेंगे तो याद करेंगे तो आपको मिलेगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ताभ्य। ताभ्य में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य तो एक संज्ञा है। बचपन क्या है, बचपन तो एक बताया जा रहा है कि वो समय है। ठीक है, और उसके बाद से सी वाला ऑप्शन जो है वह है, वह किसके जगह पे यूज हुआ है, संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है। तो वह जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है इसमें, वह जो है सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपके 20 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, 20 नंबर यहाँ पे आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को समझ करके और सारे प्रश्नों को अगर सही उत्तर देते हैं तो 20 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे खंड ब के बारे में। ठीक है, खंड ब आपका टोटल कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। टोटल पेपर 70 नंबर का है, 20 नंबर आपने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए, 50 नंबर आपको करना है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न ये खंड ब में पूछे जाएंगे। तो खंड ब में इसको मैं समझाते जा रहा हूँ सारी चीज़ों को, इसका इन सभी का उत्तर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खंड ब का उत्तर हम लेकर के कॉपी में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें खंड ब में आपका पहला प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका ये रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और इनमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब ये गद्यांश ये हो सकता है कि यही गद्यांश हो या फिर ये भी हो सकता है कि इस गद्यांश की जगह पे किसी और चैप्टर का गद्यांश दिया हो। ठीक है, तो ये इसका तो कोई हम 100% कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न यही होगा। ठीक है, प्रश्न यही होगा कि गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपको 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब इनमें से ये गद्यांश हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ जहाँ तक रेखांकित है वहाँ तक का आपको व्याख्या लिखना होता है जो कि प्रश्न संख्या 2 है, और प्रश्न संख्या 1 में आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ का मतलब होता है ये जहाँ से जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम, उसके बाद से जिस लेखक ने लिखा है उसका नाम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। एक एक्स्ट्रा प्रश्न और जुड़ जाता है जिस प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 अंक मिल जाते हैं पूरे आपको गद्यांश के लिए। ठीक है, अगर आपको देखिए एक चीज़ और होती है कि अगर आपको ये गद्यांश पहला जो गद्यांश है, पहला गद्यांश और पहले गद्यांश के ये 3 प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो इसमें एक अथवा करके भी प्रश्न दिया जाता है। अथवा करके इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपको पहला वो नहीं आ रहा है तो ये दूसरा गद्यांश देखिए और दूसरे गद्यांश के 3 प्रश्नों को देखिए, अगर इसमें से 3 प्रश्न आ रहे हैं तो इसी गद्यांश को सॉल्व कीजिए, आपको 6 नंबर उसमें इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अथवा करके दिया है इसका मतलब कि इसे भी आप इसे लिख सकते हैं और ऊपर वाले को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको तैयार है, जिस भी गद्यांश को आपने पढ़ा है उस गद्यांश का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद से बात करते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। तो दूसरा जो प्रश्न है आपके पास, दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अब पद्यांश दिया जाएगा क्यों, किस में से, यानी काव्य में से, और ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 3 जो है प्रश्न दिए जाएंगे और तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें देना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पद्यांश दिया गया है यहाँ तक, चरण कमल बंदो हरियाई ऐसे करके। और इसमें जो है इस पद्यांश में हमारे पास ये 3 प्रश्न ये पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब उस चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के रचयिता लेखक का नाम, ठीक है, लेखक या कवि का नाम। अब दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उसमें जो भी रेखांकित जहाँ तक किया गया है उसका अर्थ लिखना होता है, समझाना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न ऐसा आता है जो कि उसी में यानी उसी पद्यांश में उसी गद्यांश में सम्मिलित होता है और उसको हमें ढूंढ करके लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पद्यांश लिख देते हैं तो 6 अंक मिल जाएंगे। अगर आपको ये पहला पद्यांश नहीं आता है तो इसके लिए एक और पद्यांश दिया जाता है अथवा करके, ठीक है। तो अथवा करके एक और पद्यांश दिया जाता है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो इस अथवा के बाद वाला जो प्रश्न है, अथवा के बाद वाला जो प्रश्न है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें के 3 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तभी भी आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों में से जो भी आपको आता है अथवा करके दिया होता है उसको आप सॉल्व करिएगा। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर के 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या आता है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं ना। तीसरा प्रश्न आपका ये रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा और एक आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। एक गद्यांश ये दिया जाएगा और एक अथवा करके एक गद्यांश और दिया जाएगा। इस दोनों गद्यांश में आपको क्या करना है, किसी एक का, चाहे आप इसको लिखें या आप इसको लिखें, किसी एक गद्यांश का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है संदर्भ के साथ। संदर्भ का मतलब इस चैप्टर का नाम और इस चैप्टर के रचयिता का नाम। तो वैसे तो संस्कृत में रचयिता नहीं होते, तो इसलिए क्या करना है, इसमें चैप्टर का नाम लिखना है और जिस सर्ग से, संस्कृत सर्ग से लिया जाता है तो संस्कृत का पार्ट आपको संस्कृत भाग डाल करके उस तरीके से आपको इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ और इसका अनुवाद करने से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए या फिर अथवा के बाद वाला कीजिए। तो अथवा करके 2 दिया होता है, जो भी आपको तैयार है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला प्रश्न संख्या 4 हमें मिलेगा, प्रश्न संख्या 4 में भी बिल्कुल सेम वही अप्रोच, वही नियम। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें क्या होगा, संस्कृत का पद्यांश मिलेगा जिसमें से 2 पद्यांश दिए गए होंगे, एक पद्यांश ऐसे दिया होगा, एक पद्यांश अथवा लिखने के बाद दिया होगा। तो 2 पद्यांश हमारे पास हैं, पहला पद्यांश ये, दूसरा पद्यांश ये। अब इसमें से चाहे आप पहला लिखें या दूसरा लिखें, किसी एक को आपको लिखना है। जो भी आपको तैयार है उसका संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद आपको लिख देना है। टोटल आपको 5 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से सारे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप तैयार करते जाइए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि इस मॉडल पेपर को तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, मॉडल पेपर में पूछे गए सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एक जैसे सेम आ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां है आपके पास। प्रश्न संख्या 5 में ये पूछा जाएगा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर मिलेगा खंडकाव्य से, ठीक है। तो खंडकाव्य का मतलब होता है कि आपके ज़िले के अनुसार आपके ज़िले में किस खंडकाव्य को पढ़ाया जाता है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद से आपको खंडकाव्य, ऐसा नहीं है कि पूरे खंडकाव्य को लिखने बैठ जाएंगे, ऐसा तो लिखने से आपके खंडकाव्य में ही आपके 3 घंटा लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि आपके ज़िले में कौन से खंडकाव्य को पढ़ाया जाता है, उस खंडकाव्य को आपको लिखना है। खंडकाव्य कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका पहला क नंबर प्रश्न है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो ये आपके जिस भी जिले में आता है उस जिले में ये पहला और दूसरा 2 प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रत्येक खंडकाव्य, इस खंडकाव्य से 2 प्रश्न, इस खंडकाव्य से 2 प्रश्न। तो जो भी आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है उस दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर देवरिया जिला गया है आप स्टूडेंट, देवरिया जिले में अगर मान लीजिए मेवाड़ मुकुट से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, ठीक है। और एक और प्रश्न इसमें है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो देवरिया जिले के जितने भी लड़के हैं इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का अगर उत्तर दे देते हैं तो आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो खंडकाव्य को इस तरीके से हल करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद से आगे चलते हैं और बाकी सारे को छोड़ देना है, ठीक है। बस आपको वही लिखना है जो आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न 6 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 6 में आपको पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो किसी रचनाएं भी उनकी लिखनी है और उनका जीवन परिचय भी लिखना है। 3 दिया गया है, 3 आपको दिए गए हैं, ऑप्शनल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों आपको याद कर लेना है। तीनों में से कोई एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये तीनों दिए गए होंगे और इनमें से किसी एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है। चाहे आप राजेंद्र प्रसाद का याद किए हैं तो राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, जयशंकर प्रसाद का याद किए जयशंकर प्रसाद का लिखिए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद किए हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए। किसी एक का लिखना है,
तीनों का नहीं लिखना है, किसी एक का लिखना है। इसके लिए 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि इनके जीवन परिचय को लिखने के साथ साथ इनकी रचनाएं होनी चाहिए, ठीक है, इनकी रचनाएं भी लिखी होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जाएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो उनकी सॉरी, यहाँ पे अपनी नहीं, आप तो लिखते नहीं हैं, उनकी रचना का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो यहाँ भी आपको दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंत का, महाकवि सूरदास का, ठीक है। तो यहाँ पे कवियों में भी 3 आपको दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर आपको उनका परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है, ठीक है। तो रचना और इनके जीवन परिचय से आपको यहाँ भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो जीवन परिचय टोटल आपको 10 नंबर दिला के जाएगा गद्य और पद्य से, ठीक है। उसके बाद से जो 7 नंबर आपका प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जिस श्लोक का जिक्र इस प्रश्न पत्र में नहीं हुआ है उस श्लोक को आपको इस प्रश्न में लिखना है। 2 श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो किसी एक श्लोक का अगर जिक्र हो भी जाता है तो एक श्लोक नहीं हुआ रहेगा तो एक श्लोक आप आसानी से लिख लेंगे। तो लगभग 4 या 8 लाइन लिखना होता है और उसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 लाइन लिख देंगे अगर आप एक श्लोक को तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 4-4 लाइन का 2 श्लोक याद रख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन चारों में से किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न जैसे देखिए यहाँ पे है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पुरुराज कः आसीत्। तीसरा प्रश्न, चंद्रशेखर कः आसीत्। चौथा प्रश्न, बीरः केन पूजेत, ठीक है। तो इन चारों प्रश्नों में से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न सॉल्व कीजिए या फिर तीसरा और चौथा सॉल्व कीजिए या फिर जो भी आपको याद है उनमें से इन चारों में से 2 प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे आप 2 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्नों को करना है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 9 नंबर जो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपसे निबंध पूछा जाएगा और निबंध के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चाहे आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। इस चारों में से किसी एक विषय पर, चाहे आप पहले वाले पर लिखें, दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर, चौथे वाले पर, चाहे किसी एक पर लिखें, लेकिन आपको लिखना है, क्या लिखना है, निबंध लिखना है। निबंध थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लगभग 120 शब्दों का होना चाहिए। तो निबंध को लिखने का तरीका क्या होता है इस चीज़ को मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। निबंध लिखने का तरीका होता है जिससे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, यानी 7 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, अपने मन से नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि तरीका क्या होता है निबंध को लिखने का। तो निबंध इन चारों को याद रखिएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर में आया है तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। तो इन चारों निबंध को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र लेखन के लिए आपको मिलेगा 4 अंक। पत्र कैसे लिखते हैं उस चीज़ को मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अथवा करके, चाहे आप इस पर पत्र लिखिए या फिर आप इसे छोड़ करके ये दूसरी चीज़ अपना सकते हैं, जैसे कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। तो कोई टिकट निरीक्षक है जिसके द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और इसमें आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद से कोई टीटी आपसे क्या कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसका कंप्लेन करेंगे, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो लेटर को कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और निबंध के लिए आपको 7 नंबर। ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा बहुत गड़बड़ करेंगे इसमें से नंबर कट जाएगा आपका, और अधिकतर बच्चों का यहाँ पे नंबर कट जाता है, ठीक है। तो पूरे 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और मुझे फॉलो करते हुए चलिए। मैं आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी में पूरे अंक दिला के रहूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सारे विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलते जा रहे हैं। जिस भी टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं, जिस भी तरीके का वीडियो पाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, मैं कमेंट के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जिस भी तरीके की वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।